वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा है, जो वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है और कमेंटेटर है। इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी पे सख्त नज़र रखते हैं एंड हिज कमेंट्रीज एंड हिज ओपिनियंस आर वैल्यूड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। वो कई आजकल 3 कॉन्टिनेंट्स में पढ़ाते हैं, सो ही डजंट नीड मच इंट्रोडक्शन। ही इज़ बीन ऑन द शो मेनी टाइम्स। संतोष साहब, वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्तदा भाई। आपके कार्यक्रम में आने में बहुत आनंद आता है और आ, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो सर, मतलब अब तो कहते हैं ना कि सबके होठों पर बस एक ही सवाल है कि वॉशिंगटन में क्या हो रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ्स को लेकर जो पॉलिसी है, और जो आगे पीछे 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, ऐसा जैसा कि ही इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसका आप कैसा देखते हैं कि लाइक व्हाट इज द अल्टीमेट मोटिवेशन, कि क्यों कर रहे हैं, और इसका क्या असर होगा ग्लोबल इकोनॉमी पर, डोमेस्टिक इंडिया की इकोनॉमी पर और चाइना की इकोनॉमी? आई थिंक दीज आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के इनका। श्योर। जी हाँ, तो ये उससे हम तीनों ही मुद्दों पे, तीनों ही विषयों पे चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहली चर्चा तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता और उनकी सोच पर ही करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बिल्कुल असमंजस में हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आदमी क्या बिल्कुल पगलाया हुआ है, इस वजह से इस तरीके का काम करता है, या ये क्यों कर रहा है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं लोग पा रहे हैं। तो इसमें मैंने जितने भी इस विषय पर जिसने भी ये सवाल किया है, यही जवाब दिया है कि ये एक सोची समझी रणनीति है। वो बात अलग है कि सोची समझी रणनीति में न सोच है न रणनीति है। जबरदस्त। ये दुखद बात है, क्योंकि कोई भी प्रबुद्ध हर अर्थशास्त्री, कोई भी अच्छा इकोनॉमिस्ट, दुनिया का कोई भी अच्छा इकोनॉमिस्ट और एक भी अमेरिकी इकोनॉमिस्ट इनका साथ नहीं दे रहा। जी ऐसा कोई भी नहीं है। मगर इनकी सोच और समझ, एक पर्चा जो इन्होंने नवंबर 2024 में छापा, इनके जो प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, प्रोफेसर स्टीवन मरान, उन्होंने एक पर्चा लिखा। उससे सोच और इनकी समझ कम से कम साफ हो जाती है। तो इनकी सोच ये है कि ये दुनिया हमारे ऊपर नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि वो हमको ज्यादा बेचती है और हम उतना उनको नहीं बेच पाते। अब इस बात में ही कितनी मतलब असत्य छुपा हुआ है, इस पे हम बाद में आएंगे, मगर पहले उनकी सोच को समझाना आवश्यक है। तो वो ये सोच रहे हैं कि हमको टैरिफ लगाने से फायदा ये होगा कि जो लोग विदेश से हमको पदार्थ बेच रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट योर व्यूअर्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट द टैरिफ्स आर ओनली ऑन द मर्चेंडाइज गुड्स। वो सिर्फ आयातित चीजों पे है, सर्विसेज पे नहीं है। तो यानी है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बैलेंस, अगर आप सिर्फ करंट अकाउंट, सिर्फ ट्रेड को देखें, ट्रेड बैलेंस को देखें, तो ट्रेड बैलेंस सिर्फ क्या नाम है, मर्चेंडाइज गुड्स पे देखा जाता है, और करंट अकाउंट बैलेंस देखा जाता है तो उसमें सर्विसेज भी जोड़ी जाती हैं। तो जब ट्रेड बैलेंस आप देखते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका घाटे पे है। मगर जब आप सर्विसेज को जोड़ लेते हैं, और आखिर एक अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए आपको एक समग्र रूप से देखना चाहिए। यू हैव टू लुक एट द एंटायर सब्जेक्ट एज दो द इकोनॉमी इज वन। यू कैन से we are doing badly in trade, but we are doing good in services, so that's fine. Well, you can't separate the two out, honestly. Anyway, so this on services, USA has done really very well. सर, इसको लेकर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि when I looked at के इंडिया पे क्या असर होगा। जी जी, जब भी मैं इंडिया यूएस ट्रेड वो 120-130 बिलियन वाला फिगर आता है कि इंडिया 80 एक्सपोर्ट करता है, 40-50 बिलियन इंपोर्ट करता है। मुझे यकीन करिए, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी टू फाइंड आउट कि सर्विसेज कितना एक्सपोर्ट करता है इंडिया।
फाइनली मुझे पता इंडिया। चला कि इंडिया 322 बिलियन डॉलर की सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से 70% अमेरिका को जाते हैं, जो 200 बिलियन डॉलर हो जाता है। तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स टू द यूएस इज नॉट 80 बिलियन डॉलर्स, इट इज 280 बिलियन, जिसमें 200 सर्विसेज है, जिसपे कुछ असर नहीं होने वाला है। सो एग्जैक्टली। तो ये जो, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, और जो डेवलप गुड्स ओनली, नॉट गुड्स ओनली, सर्विसेज। नॉट सर्विसेज, सॉरी, गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जी जी, मर्चेंडाइज गुड्स। जी हाँ, जिसको आप पकड़ सकते हैं हाथ में। लेकिन हाँ जी जी। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उनके पास द सर्विसेज का कंपोनेंट उनकी जीडीपी का बड़ा हिस्सा बन जाता है। दैट इज अ साइन ऑफ बीइंग डेवलप्ड, इजंट इट? Exactly right. You are exactly right, which is why for the United States, services exports are much greater than their services imports. So they have a significant, in fact, if I remember correctly, the size of their services uh, exports is of the order of 1.2 trillion dollars. I may be wrong, but it's very large. Anyway, be that as it may, तो मतलब एक तो ये the focus on tariffs is a very partial focus, but let me just come back to that logic, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके श्रोताओं को समझना कि तो वो ये मान करके चल रहे हैं कि ये एक बचकाना सोच है, मगर फिर भी ये मान करके चल रहे हैं क्योंकि और लोग हमको बेच ज्यादा पा रहे हैं और हम नहीं बेच पा रहे हैं, तो इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। मोटी बात यह है कि इससे नुकसान अमेरिका को नहीं हो रहा है। इससे साफ इस बात से जाहिर होता है कि आप अमेरिका को 50 साल पहले देखें और आज देख लें, और आपको जमीन और आसमान का अंतर मिलेगा। और ये 50 साल पहले जो वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम बना था और वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम बना था, वही आज भी चला आ रहा है। और इस बीच में आप पाते ये हैं कि अमेरिका की जो जीडीपी पर कैपिटा है, वो 50 साल पहले लगभग 20-25 हजार डॉलर थी, वो आज 75 हजार डॉलर है। तो भाई ये किस मुंह से ये इतना गिला शिकवा कर रहे हैं कि हमको हमारे ऊपर बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा खैर, तो इसको हम छोड़ देते हैं। I mean, and it's not even as though that the share of I mean, it's true that the share of their global contribution to GDP, the US contribution to global GDP, has come down a little bit, but it's still very significant. It's still 20%. But you see, inevitably, अगर चाइना आगे बढ़ा है, भारत आगे बढ़ा है, तो इसमें क्या ताज्जुब है कि जो 105-106 ट्रिलियन डॉलर की दुनिया की जीडीपी मानी जाती है, उसमें इनका अनुपात यानी their share of contribution has come down. But you see, the bottom line is, as I said, their per capita income has risen. But let me just go back to their internal logic. You see, the problem with the logic about tariffs is that the logic is that it's like saying, I'm buying more from you, but this is your fault. You are buying more from other countries because your government runs a massive budget deficit. The budget deficit is part of the reason why there is excess demand. And secondly, your private consumers all buy on credit cards. So they don't have savings. They are in negative savings. They consume a lot. Your government consumes a lot. Also, it invests. So your domestic pattern of spending gets reflected in your trade imbalance. That's essentially the logic. And the only way you are able to finance this historically over a period of time, Dr. Saab, is that the US dollar is the reserve currency of the world, and it is they own the dollar, so they can print any number of dollars. So you have a situation where the government runs a huge budget deficit, which translates into massive current account deficit, and they blame the world for that.
Well, you have to look at your own pattern of spending, both by government and domestic consumers. Now, इसमें इनकी गहरी सोच ये भी समझना जरूरी है कि स्टीव मेरान तो ये तक कह रहे हैं कि आप जो अपने रिजर्व्स बिल्डअप करके हमारे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, क्योंकि यू हैव एक्सपोर्ट सरप्लस विद अस, हम आपको 100 साल का लॉन्ग टर्म बॉन्ड दे देंगे इसके बजाय। यानी कि दिस इज लाइक अमेरिका सेइंग कि हम आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, हम 100 साल बाद वापस करेंगे। कैन यू इमेजिन? आई नो, दिस इज द लॉजिक। और ये किस लिए कह रहे हैं, देखिए, आई मीन लॉजिक समझिए। ये कहते हैं देखिए हमारे 800, मतलब ये दे आर नॉट एक्सप्लिसिट अबाउट इट, बट वी हैव 800 military bases all over the world. You know more about this subject than I do. And so their claim is that because they are spending on their military bases, they are giving a nuclear umbrella to the rest of the world, and also, conventional security umbrella to the rest of the world. Therefore, the rest of the world owes it to them, owes it to the United States to pay for part of the costs of this. And the way they will recover these costs are कि हम टैरिफ लगाएंगे और तुम्हारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, डॉलर रिजर्व है, उसको हड़प लेंगे। अब ये सोच है, अब आप इनकी सोचिए। तो इसी सोच को नकारते हुए सारे दुनिया के अर्थशास्त्री इन पर थू थू कर रहे हैं। जी सर, ये बात तो मतलब जो आपने ग्लोबल आर्ग्यूमेंट उनकी है, इट इज वेरी विजिबल नेटो के चक्कर में ना, कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और यू हैव टू पे फॉर इट। यस सर। भाई आपको किसने कहा कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे? देखिए बिल्कुल, ये आपकी इंटरेस्ट में है, इंटरेस्ट में है, वी बिकम डोमिनेंट, जिसकी वजह से डॉलर बिकम्स द रिजर्व करेंसी वगैरह। सो दीज आर म्यूचुअली, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली चीजें है ना। अगर हमारे, और ये इनका हेजेमनी एस्टैब्लिश दुनिया में हेजेमनी कायम रखने का एक जरिया है, तरीका है, और उसका खमियाजा ये दुनिया को भुगतवाना चाहते हैं। बट द पॉइंट ये है कि मतलब अल्टीमेटली इनका जो गोल है कि मैन्युफैक्चरिंग लेकर आए हैं अमेरिका में। हाँ जी, उस पे आ जाते हैं। हाँ, तो मुझे एक सवाल ये उठता है सर, अगर लेट्स से कि अगर मैं बिलियनर होता और मुझे मजबूरन मतलब बुली करके मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका को लाना पड़ता, तो मैं उसको ऑटोमेट कर देता। मैं रोबोट्स को हायर करता। मैं क्यों पब्लिक को हायर करूंगा, ज्यादा तनख्वाहें दूंगा, नखरे भी इतने ज्यादा, फिर मतलब जो प्रोटेक्शंस हैं यहाँ पर जो लेबर के लिए, दुनिया में उतने कम जगह है यूरोप के अलावा मैचिंग, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो थ्रू द रूफ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपकी लॉजिक 100% सही है। इस वजह से हम इस निष्कर्ष पे आसानी से पहुंच सकते हैं, फॉरगिव मी, कि ट्रंप और उनकी टीम की सोच बिल्कुल गलत है। तो उसका आपने सही समझा कि ये इनकी उम्मीद कि टैरिफ हम बढ़ा देंगे तो चाइनीज और यूरोपियंस और जापानीज और कोरियन सब हमारे यहाँ आकर के कंपनियां लगाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये सोच इनकी गलत कई कारणों से है। एक कारण तो आपने बताया कि हमारी वेज कॉस्ट और नॉन वेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट टू कंपनी जिसे कहा जा सकता है, वो जोड़ जाड़ करके कहीं ज्यादा हो जाती है और देशों के मुकाबले। अगर कहीं ज्यादा हो जाती है तो किसी कंपनी को पागल कुत्ते नहीं काटा होगा कि वह यहां आकर के इन्वेस्ट करेगी। पहला बड़ा कारण। दूसरा बड़ा कारण कि वो यहां आकर के इन्वेस्ट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वैसे भी जहां भी आज मैन्युफैक्चरिंग है वो एक ग्लोबल वैल्यू चेन में जुड़ी हुई है। अब मैं आपको अमेरिकी कंपनियों का ही उदाहरण देता हूं। अमेरिकी कार कंपनियों का आपने उदाहरण लिया, तो अब मैं उसका थोड़ा सा विवेचना कर लेते हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात यह है कि जनरल मोटर्स या फोर्ड मोटर कंपनी जो अमेरिका में कारें बनाती है, या और
देशों की, मतलब चाहे वो किया, आपकी हुंडई हो या किया हो या होंडा हो या टोयोटा हो, ये सब उनके प्लांट्स हैं यूएसए में, वैसे जी ही हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ, मगर रोचक बात यह है, आपके श्रोताओं को समझना यह जरूरी है कि ये प्लांट्स अपने ऑटो कंपोनेंट्स दुनिया भर के और प्लांट से खरीदते हैं। जी हाँ, मेक्सिको से खरीदते हैं, चाइना से आते हैं, इंडिया से आते हैं, वियतनाम से आते हैं, वगैरह वगैरह। जी हाँ सर, अगर ऐसा होता है तो भाई वो तो इंपोर्ट हो रहा है। तो आप अगर टैरिफ लगा रहे हो, और आप इसीलिए देखिए, शुरू में जब इन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस किए तो ऑटो कंपोनेंट्स पे इन्होंने एग्जेम्पशन कर दिया था, ये जी टैरिफ नहीं लगा था। जी हाँ, अब इनको अकल आई है तो इन्होंने सारे टैरिफ जो अनाउंस घोषणा किए थे उन्होंने 2 मार्च को, उस पर 90 डेज का पॉज कर दिया है। पॉज होने से ये हुआ है कि कम से कम ये जो कैपिटल मार्केट है, नास्डैक, एसएनपी, डाउ वगैरह, वो सब संभल गया, बाउंस बैक कर गया। और ग्लोबली मार्केट्स भी जी हाँ, अपसर्ज हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये सारे मार्केट्स जुड़े हुए हैं। जी अब दिक्कत मैं आपको आगे चलते हुए बताता हूं कि ये क्या होने वाली है, कि 90 दिन अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि ये 90 दिन में नेगोशिएट तो करेंगे। चीन के ऊपर तो इन्होंने लागू रखा हैगा, तो चीन के संग नेगोशिएशन, ये बड़ी उम्मीदें लगाए हैं कि प्रेसिडेंट जी का फोन आएगा। अब फोन तो आ नहीं रहा है, वो भी अड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल तने हुए हैं, बल्कि जी दोनों दोनों ही तने हुए हैं। दोनों किसी को फोन करने के लिए तैयार नहीं। मगर ये संभव है कि इस 90 दिन में कई देशों के संग, और भारत भारत इसमें शामिल है, नेगोशिएशन तेजी से होंगे। क्योंकि भारत की रणनीति ये रही है, अगर आप चर्चा करना चाहें भारत से, भारत की रणनीति ये रही है कि हम, भाई देखिए, हम तो कमजोर हैं ही, हमको मालूम है, हम चीन वाली स्थिति में नहीं है, हम कनाडा और मेक्सिको वाली स्थिति में नहीं है। तो वैसे भी मेक्सिको की अप्रोच और एटीट्यूड ट्रंप साहब के संग एक अकोमोडेटिव और नेगोशिएटिंग वाली स्टांस की रही है, हमारी भी वही रही है। हमने कुछ गलतियां की हैं, अगर आप चाहते हैं अपने श्रोताओं को बताना तो वो मैं बता सकता हूं। मगर हमारी नेगोशिएटिंग स्टैंड ये रही है कि हम एक इनके संग ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, जो संभवतः सितंबर तक शायद तैयार हो जाए। जी जी सर, एक मैं अब आपके सुनने वालों से पहले तो माफ़ी मांगता हूँ, मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट आई डिड नॉट वांट टू कैंसिल डॉक्टर मेहरोत्रा, तो मैं बीच बीच में खांसूंगा, प्लीज़ अपोलोजाइज फॉर दैट। बट मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ जिसमें पता चल आपके देखने वाले समझ जाएंगे कि एक्चुअली जो टैरिस लग रहे हैं कार पर, होंडा पे कम है, फोर्ड और जनरल मोटर्स पे ज़्यादा है। तो मैं वो देखिए, जो जो बहुत अच्छा, आप दिखाइए दिखाइए हाँ, जरूर। मैं जरूर, मतलब इन द एडिटेड वर्जन इट विल बी शोइंग राइट नाउ। ओके ओके, हाँ हाँ, जरूर तो जरूर। वंडरफुल। वो मेरे फेसबुक पे लगा के रखा था मैं, सो आई कैन नॉट शेयर इट नाउ There विद you यू। are. So, हाँ so मैं, you will हाँ exemplify the point I'm making. एग्जैक्टली कि सो इनफैक्ट फोर्ड इज इन द फोर्थ फिफ्थ प्लेस पर है। दूसरे गाड़ीज हैं, एक लूसिड नाम की कंपनी है जिस जिस विच विल पे लेस टैरिफ्स देन फोर्ड। जनरल मोटर की एवरेज टैरिफ इज डबल ऑफ फोर्ड, यानी जनरल मोटर बाहर ज़्यादा बनती है बनिस्बत ये। किसी ने कहा था कि तकरीबन एक कार पूरी अमेरिका में बन जब तक कंप्लीट होती है, वो कुछ 10 से लेके 12 बार कनाडा मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करती है। तो इमेजिन अगर हर बार वो पार्ट्स पर अगर आप टैरिस लगाते जाएं, सो देयर इज एन बिल्कुल। लॉजिक ही इज नॉट अंडरस्टूड। देखिए, नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो जहां तक कि भारत का सवाल है, भारत के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है जो 1 घंटा पहले आई। डोनाल्ड जी ट्रंप ने अब क्या किया है कि आईफोन्स को, सेल फोन्स को, सारे स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स को पूरा टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर दिया, ओ इंक्लूडिंग द 10% मिनिमम। तो ओ हाँ, इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहता था कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, हमको 3 साल में एक बार नया कंप्यूटर मिलता है। तो अगर वही कंप्यूटर जो यहाँ पे $1250 में बनता है,
अगर वही कंप्यूटर अगर अमेरिका में बनेगा तो वो 8 9 10 हज़ार डॉलर का हो जाएगा, यानी वो हमको 10 साल में एक बार देंगे। एंड बिलीव इट और नॉट, कैन यू इमेजिन 10 साल पुराने लैपटॉप से आपकी प्रोडक्टिविटी कितना गिर जाएगी। तो सडनली अब इनको पता चला कि अरे भाई आईटी कंपनीज ही डूब जाएंगे विदाउट देयर पीपल बीइंग एबल टू, कैन यू इमेजिन कि आप अपने स्टाफ को 10 गुना ज्यादा, मतलब 5 6 गुना ज्यादा कंप्यूटर्स पे खर्च कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स पे खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। हाँ, सो पिछले 1 घंटे तो इंडिया से काफी खबर आई थी कि आईफोन्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया कंप्लीटली। नाउ सडनली इमेजिन एप्पल सोच रहा है वेट ए मिनट, अगर ही इज गोइंग टू एग्जाम टैरिफ्स ऑन स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स, देन व्हाई शुड आई मूव मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं एस्टेब्लिश्ड हूँ चाइना में, यू नो। See, this is the other thing, sir, which we haven't talked about, कि ये जो इन्होंने इस तरीके की मिनट मिनट पे अपनी नीतियों को बदलने वाली जो रणनीति का भाग है इनका, यार पता नहीं क्या क्या सोच है, इसका असर क्या होगा। देखिए, इसका दीर्घकालिक असर होगा, लंबे समय तक इसका असर इस प्रकार होगा कि इन्वेस्टर जो होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जब जबरदस्त पैसा होती है, निवेश करने वाली होती हैं किसी भी लोकेशन में, चाहे वो इंडिया में हो या चाइना में हो या अमेरिका में हो, तो उनको एक स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी की आवश्यकता होती है और स्टेबिलिटी ऑफ रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, रेट्स ऑफ टैक्सेशन, रेट्स ऑफ टैरिफ्स की उम्मीद होती है। और तभी वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर इस पर निर्भर करता है। अब बात यह है कि अगर उन्हें मालूम ही नहीं है कि टैरिफ 0% है या 10% है या 50% है, तो वो इन्वेस्ट करना भी चाहेंगे तो वो उसको थाम देंगे। तो इसका असर, दीर्घकालिक असर ये होगा कि इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा और इन्फ्लेशन तो अमेरिका में होगा ही होगा, क्योंकि टैरिफ्स की वजह से दाम बढ़ेंगे कई चीजों के। मगर इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा तो ग्रोथ रुक जाएगी, तो रिसेशन होगा, तो वो अमेरिका का रिसेशन, क्योंकि 20-25% ग्लोबल इकोनॉमी का भाग है यूएस की इकोनॉमी, तो उसका ग्लोबल असर होगा, एक दुनिया पर असर होगा कि रिसेशन पूरी दुनिया में आएगा। ये किसी के लिए माफिक नहीं है, किसी के लिए मुफीद नहीं होने वाली है इनकी हरकतें। जी सर, मैं थोड़ा भारत की तरफ रुख करता हूँ। पिछले 24 घंटों में 2 3 इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आए। तो एक, मुझे लगता है कि कुछ टेक्नोलॉजी की समिट हुई थी रिसेंटली इंडिया में 2 दिन पहले, जहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम बहुत तेज़ी से नेगोशिएशंस कर रहे हैं विद अमेरिका फॉर द बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। और मतलब हमने चंद हफ्तों में, जितना यूरोप में 10 साल में उतना नेगोशिएशंस नहीं हुआ जितना हमने चंद हफ्तों में कर लिया है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पीड। लेकिन जब पीयूष गोयल से ये बात पूछी गई तो ही सेड वी डू नॉट नेगोशिएट अंडर द गन, मतलब कोई, वो कह रहे हैं कि जल्दी नहीं है। सो देयर इज सम कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन जो आरबीआई के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि इसका असर, हाँ, इसका असर तो होगा ही इंडियन इकोनॉमी पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि ग्रोथ कम हो जाएगा लेकिन इन्फ्लेशन नहीं आएगा इंडिया में। सो दिस इज, तो आप कैसा देखते हैं, मतलब ये टैरिफ्स, मतलब इट्स लाइक क्रिकेट मैच के दौरान राइटिंग द रिपोर्ट ऑफ द मैच वैसा है ना, हर बॉल पे स्कोर चेंज हो जाता है। दैट इज हाउ दिस इज। बट आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म क्या असर होगा इंडिया की ग्रोथ, पोटेंशियल, विकास? आरबीआई के गवर्नर का स्टेटमेंट मैंने देखा तो नहीं है डॉक्टर साहब, मगर मैं लॉजिक आपको बता सकता हूं कि क्या दीर्घकालिक असर होगा। देखिए, सबसे बड़ा असर तो यही होगा कि अगर अमेरिका में रिसेशन आता है तो ग्लोबल रिसेशन उसका बिल्कुल निश्चित है कि ग्लोबल रिसेशन बनेगा वो, और उससे अगर ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कम होती है तो हमारी ग्रोथ रेट भी उससे इंपैक्ट होगी। मगर इसका एक फायदा हम पर यह हो सकता है कि हमारी रणनीति डोमेस्टिक मार्केट को और सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, और होनी वैसे भी चाहिए। और हमारा रुख, हमारे एम्प्लॉयर्स का, हमारी इंडस्ट्री का रुख डोमेस्टिक हो जाएगा।
क्योंकि हम उतने, हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा है, इस वजह से हमारा कंपेटिटिवनेस दुनिया में, मार्केट शेयर अपना बढ़ाने का गुड्स के मामले में संभावनाएं कम है। वैसे भी हमें, आपको मालूम है कि हमारे देश में विषमताएं बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ कंजम्पशन उतना नहीं है जितना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हो सकता है, खासतौर से सिंपल कंज्यूमर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, यानी कि टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, जूतों का, फूड प्रोसेस्ड गुड्स का, है लेदर, फुटवेयर का, ये सब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हमारे देश में अच्छी खासी मात्रा में बनते हैं, रोजगार मिलता है, मगर उनका मार्केट जो बढ़ना चाहिए जिस रफ्तार से, वो बढ़ा नहीं है। वो उसका कारण ये है कि पिछले 10 साल से ग्रोथ रेट हमारी कम हुई है, और मतलब 2004 से 14 के बीच में जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 8% थी, 7.8%, या और वो गिर करके 2 परसेंटेज पॉइंट्स गिर करके 5.8% हो गई है, फुल 2 परसेंटेज पॉइंट लोअर। उसके कारणवश रोजगार कम हो रहा है। रोजगार कम होने की वजह से वेजेस भी नहीं बढ़ रही हैं, वेतन दर नहीं बढ़ी हैं। इसके बारे में खास डेटा है, सरकारी डेटा। और इन वजहों से आप पा ये रहे हैं कि ये कंज्यूमर गुड्स नहीं बढ़ रहे हैं, डिमांड नहीं बढ़ रही। तो इस स्थिति से जूझने के लिए भारत सरकार को इस स्थिति को एक अपॉर्चुनिटी मान करके डोमेस्टिक मार्केट को डेवलप करने की जरूरत है। इसके लिए भारत सरकार को सपोर्ट करना होगा एमएसएमईज को, हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जो एक्सपोर्ट भी करती हैं मगर छोटी इकाइयां हमारे देश में भी उनका उत्पादन का खपत काफी होता है। तो अगर एमएसएमईज को सपोर्ट करेंगे तो वहां पर जॉब्स बढ़ेंगे, अगर जॉब्स बढ़ेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। तो और यही एमएसएमईज वो पदार्थ का उत्पादन करती हैं जिनकी खपत मिडिल क्लास से नीचे वाले लोग जो हैं, बॉटम 50% एंड बॉटम 70% ऑफ द पॉपुलेशन विल कंज्यूम। क्योंकि आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था की दिक्कत क्या है? Where is the bottleneck in our economy? Why is growth not faster at 8-9%, which is what we need? Because if we don't get that, we will not have the jobs that we have. This country needs, because young people are joining the labor force in very large numbers. तो हमारी दिक्कत यही है कि the entire economy is supported by essentially 10%, top 10% of the population. उन्हीं की खपत, यानी कि अब आप समझ लीजिए कि 14 करोड़ लोग, उनकी खपत के आधार पे इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है। हम उसमें से आधे लोग अंग्रेजी भाषी हैं, तो मतलब वो एक दूसरे की भाषा भी समझते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और दुनिया से बात करते हैं। तो दुनिया को समझता है कि लगता है कि अरे भारत में बड़ा विकास हो रहा है। असलियत यह है कि वो विकास जो होता रहा है पिछले 8-10 साल से, खास तौर से, बल्कि 15-20 साल से, वो विकास हमारी सबसे उच्च स्तर वाले जो क्लासेस हैं, टॉप 20% का हुआ है, बॉटम 80% का उतना नहीं हुआ है। मैं ये ऑन अ रिलेटिव बेसिस में कह रहा हूं। जाहिर है प्रति व्यक्ति आए तो सबकी बढ़ी है, मगर द इनइक्वालिटी हैज इंक्रीज्ड। सो इफ वी वांट टू कंटिन्यू टू ग्रो फास्ट, इट्स inclusive growth that's needed. That means more jobs at the bottom of the pyramid. उसमें दो चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी। मैं जनवरी में काफ़ी वक्त गुजारा था इंडिया में पिछले साल। तो एक तो जब मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, तो ही सेड देखो, इनकम तो सिर्फ अपने जानने पहचानने वालों में सिर्फ मेरी बड़ी है। सो ही हैज बिकम अ मल्टी मिलियनेयर। तो इसे मेरी बड़ी है, लेकिन मेरे वजह से देखो तुम घर में कितने नौकर हैं। दिस इज हाँ, मेरे पास ड्राइवर भी है, 2 ड्राइवर है, एक नहीं, मेरे लिए एक है, बीवी के लिए एक है, हमारे पास कुक भी है, मेड भी है, तो एक चौकीदार है जो कुछ भी नहीं करता है, खाली दरवाजे के पास बाहर बैठता है। एंड दे आर ऑल मेकिंग बिटवीन 28 to 32,000 रुपीज, ही वाज टेलिंग मी। यही रेंज है सबकी तनख्वाह। डजंट मैटर आप गाड़ी चलाए या खाली कुर्सी पर बैठे। So he's ended up employing 6 or 7 people with about 2.5 लाख 3 लाख के करीब उसका स्टाफ है।
But what was interesting at that time is one of his business was exporting something to the US. तो मैं बोला ये चीज़ जो तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएस को, ये डोमेस्टिकली क्यों नहीं बेचते? इसे यार वो जीएसटी के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता मैं, तो मैं डोमेस्टिक सेल्स ही नहीं करता, बिकॉज देन आई डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्व इन दैट, सीधा मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब बेचारे को टैरिफ लग गए तो इट इज लाइक एन इंटरनेशनल जीएसटी, राइट? तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो दोनों एंड पे फंसे हुए हैं ना, टैक्सेशन आप एट ठीक होम, कह रहे हैं। टैक्सेशन अब्रॉड। आप आपने रोचक बात की चर्चा करी, तो मैं थोड़ी सी इसकी भी इस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीएसटी का कई कई कारणों से क्रिटिसिज्म हुआ है और होना भी चाहिए। जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी आम आदमी, मिडिल क्लास या उससे नीचे का, 18% जीएसटी जो अमूमन हमारे पदार्थों पे होती है वो देना नहीं पसंद करता। तो कोशिश लोगों की ये होती है कि भाई हम कैश में तुम्हें पे कर देंगे, तुम हमें कच्चा बिल दे दो, और कम मतलब जो दुकानदार है वो भी कच्चा बिल दे देता है और 18% बच जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो सरकार ने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली, अगर उन्होंने इतना बड़ा रेट लगा रखा है 18। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक बल्कि अरविंद सुब्रमण्यम की ही रिसर्च मैं आपको बताता हूं, उससे ये पता चलता है, पिछले साल उन्होंने करी थी, उससे ये पता चलता है कि एक तरफ तो सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि जीएसटी की सरकारी अर्निंग्स बढ़ रही हैं रुपीज 1,000 करोड़ में, मगर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी जो 2017 में सारी गुड्स एंड सर्विसेज की टैक्स रेवेन्यू हुआ करती थी, हम उसी स्तर पे आज 7-8 साल बाद भी वहीं पर हैं। तो यानी कि वो जो 17 टैक्सेस जोड़ दिए गए थे, सब्स्यूम हो गए थे जीएसटी में, उनको उनका तब और आज एज अ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, टैक्स कंट्रीब्यूशन इज द सेम. There's been no increase, which is the opposite of what we had hoped and expected when the GST was introduced. In other words, this is one very good reason why the GST rate needs to be reduced. This is not the only thing. I think there are many other things that are that I think come out from what you were describing. You see, the government can actually do a lot else. It's not just about the tax. They can also support the MSMEs through focusing more expenditure and more services on clusters of manufacturing. You see, there are 5,500 clusters of different types of manufacturing across our entire country. We are such a large country that, every state would have at least 100 to 150. Even Bihar has about 112 clusters of different types of manufacturing on a small scale, but they are clustered. Yeah. That means it's feasible for the government to provide services at the cluster level, चाहे वो क्रेडिट हो सिडबी के थ्रू, चाहे वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट हो या मार्केट डेवलपमेंट हो। तो मतलब रोचक बात यह है डॉक्टर साहब कि ये सब सरकार कर सकती है मगर नहीं कर रही है। वो सिर्फ मामला जीएसटी का नहीं है। तो अगर यहाँ तवज्जो दी जाए, ना कि बड़ी बड़े टाटा बिरला अंबानी अडानी जैसे के जो बड़े बड़े अदारे इकाइयां हैं, उनको बहुत फायदा मिल चुका। अब यहाँ पर इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दी जाए तो रोजगार बनेगा। जी, आपने टाटा कहकर मुझे याद दिलाया, उसमें जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगने वाला है वो टाटा मोटर्स पे लगने वाली है। द हाईएस्ट। इट्स सरप्राइजिंग कि कहाँ से आया वो कैलकुलेशंस। सर मुझे एक और चीज आपसे ये पूछना था कि ये जो मतलब देयर इज नो वे कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा ऑन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, जो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका, स्पेशली चाइना पे भी। तो चाइना इज प्रोबेबली गोइंग टू सफर अ लिटिल बिट, एंड डेवलपिंग कंट्रीज, मुझे लगता है कि जो इकोनॉमीज पहले से कमजोर है उन पे ज्यादा नेगेटिव असर होगा बनिस्बत जो इकोनॉमीज आर आइदर प्रिपेयर्ड फॉर दिस या आर रोबस्ट इकोनॉमीज, राइट? तो
बिकॉज इट्स लाइक सेइंग कि वायरस फैल रहा है, जिनकी इम्यूनिटी हाई है वो थोड़ा बच जाएंगे, जिनकी इम्यूनिटी लो है वो बीमार हो जाएंगे। तो इसका क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म असर होगा ऑन दिस गोल ऑफ विकसित भारत, ऑफ इंडिया बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047? क्या इस पे देयर बी लाइक अ नेगेटिव, क्या 2047 के बजाय 2057 सोचना पड़े, और इज दैट गोल? डॉक्टर साहब, मैं अब सच बताता हूँ, मैं समझ गया आपका सवाल का मकसद, समझ गया। मगर मैं सच आपको बताऊं तो हमें ये जो असर है वो असर बहुत, हम अगर दूरदृष्टि भी दिखाएं तो 2-3 साल के तो असर हम माप सकते हैं, मगर उतना आगे चलते हुए असर हमको समझना मुश्किल है। मैं कारण समझाता हूं, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी समझाऊंगा और भारत को लेकर के भी इस कारण समझाऊंगा। If there are, let me talk about the Indian barriers or and constraints first. If there are problems with India's growth rate, they are largely connected with domestic policy constraints. They are not connected with international constraints. I mean, there are some international constraints, but there are serious problems of, government capacity, government capability on the one hand, and on the other hand, there are design problems in the policies themselves. Give you an example: our country still does not have an industrial policy. On the other hand, the long-term international impact of Trump's tariffs, I have a feeling they will run their course for over the next 3 to 4 years at max. Why do I say that? First of all, there is a hard stop on Mr. Trump's 4-year term. Yeah. He cannot continue beyond that, although he's dreaming of a third term. नहीं होगा वो। नहीं होगा वो। More importantly, you and I also know that there is going to be a very soon, next year, House of Representatives election for 1/3 of the congressmen. Now, you have already seen the last weekend on Saturday, there were 1,300 cities which experienced, protests across the United States. Yeah. What is the implication? Clearly, ordinary people have gotten wiser. They are going to not stand for this any longer. So Mr. Trump's advisors will see sense. And I think they have already begun to see sense. If they had not, they wouldn't have put a 90-day pause on this imposition of the tariff. So yet the uncertainty remains. So there will be a downward impact on the global economy, and especially on China, because there's essentially a trade war going on between China and the United States, which seems, so far there seems to be no end. But don't be surprised if tomorrow they do start talking, although they keep saying that there are back channel tracks. The more important point is that 3 to 4 years down the road, you cannot see these kinds of policies continuing. They are bound to be reversed by the United States. In that case, our prospects are good if we put good policies in place, Dr. Saab. Yeah. I mean, I am reasonably confident that if we don't make policy mistakes of the kind that we did, like demonetization, नोटबंदी एकदम से आपने 4 घंटे की नोटिस पे जारी कर दी, लाइक जीएसटी आपने लागू करी बिना सोचे समझे और उसकी बिना तैयारी करे, 6 महीने डिमोनेटाइजेशन को खत्म हुए, 6 महीने हुए, और इन 2 कारणों से हमारी ग्रोथ रेट गिरना शुरू हो गई थी। और फिर आपने 4 घंटे की नोटिस पे 140 करोड़ के देश में लॉकडाउन जारी कर दिया। तो इन सब पॉलिसी मिस्टेक से जो नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था का पर हुआ है वो कहीं ज्यादा मायने रखता है, ना कि ये ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं। और अगर ये इस तरीके की गलतियां नहीं की जाएं और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस, क्लस्टर डेवलपमेंट, स्किल्ड एजुकेशन और स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत काम करने की जरूरत है। हमारी सरकार जैसे
रेवड़ियां बांटने की बात करती है, वो खुद ही रेवड़ियां इतनी बांटती है कि उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। So their debt to GDP ratio has risen very significantly. Interest rates have risen, have been high. All these are not good for sustaining high growth rates, which is the reason why, as I said, our growth has been only 5.8% per annum over a 10-year period. We may have become the fastest growing large economy, but only in the last 2 or 3 years. जी हाँ वो तो इस वजह से क्योंकि हम बाउंस बैक किए। मगर पॉइंट यह है कि लोग भूल जाते हैं कि हम तो 20 साल से सेकंड फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमी, जी हाँ सेकंड बिल्कुल जी हाँ फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी थे चाइना के बाद। जी हाँ तो ये सब लोग भूल जाते हैं, फास्टेस्ट के अपने ऊपर अपने पीठ ठोकते रहते हैं जी। तो जी देखिए ये है मुद्दे। सर, मतलब आपकी मतलब इवन दो आपका व्यू पॉइंट थोड़ा नेगेटिव था, बट द पॉजिटिव ये नजर आ रहा है मुझे कि इंडिया इज लेस ससेप्टेबल टू इंटरनेशनल वेगरीज देन अदर कंट्रीज, राइट? यही कह रहे Because it's a large, you're absolutely right. Because it's a large economy, हैं। हाँ जी and हाँ the domestic market is potentially quite large, but it needs to be worked upon. And please remember that our trade to GDP ratio, exports to GDP ratio is only 20%. जी हाँ So the rest of the demand is coming from domestic product. So we are not as internationally integrated as a Thailand or a Malaysia or a Vietnam, which are smaller economies. हैं? अब आप देखिए, compare to them, China's dependence on USA, even in terms of exports, of its total exports are now about 20% of its GDP, which is Yeah. similar to India's. जी हाँ आप समझ रहे हैं? जी हाँ Because they are also an extremely large economy. जी हाँ और ये भी समझिए कि उनके ऊपर असर जरूर होगा, मगर they have managed to reduce their total exposure to US market from from 19% about 15 years ago to 14% today, meaning of their total exports going anywhere to the world, Yeah. only 14% go to the US. तो मतलब डिपेंडेंस है, मगर उतनी भयानक नहीं है। जी हाँ देखिए, मोटी बात डॉक्टर साहब, आखिरी बात, सॉरी आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू, मैं मोटी बात ये कि द recessionary impact on the global economy is going to impact China and India in a big way, more than the mere tariffs themselves. सर, आई मीन ये बातें तो सही है। एक और चीज हम जिस पे हम आई वांट टू एंड विद दिस डिस्कशन, जी जो जो इलीगल अपॉर्चुनिटीज जो अब पैदा होंगे, तो पीयूष गोयल साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया विच आई फाउंड, मुझे थोड़ा समझने में देर लगी। ही सेड कि थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स में ना पड़े, हम सॉफ्ट लोन्स देंगे इंडियन एक्सपोर्टर्स को टू ऑफसेट द टैरिफ प्रॉब्लम। तो थोड़ा और एक दो बार पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, ही इज वरीड कि इन चाइनीज गुड्स शायद इंडिया से रीराउट ना हो, क्योंकि इंडिया का रेट कम है टैरिफ जैसा, वहां पे 125 है, यहाँ पे 25% है। तो देर आर लॉट्स ऑफ इंडियन बिजनेसमैन हु माइट बी टेम्प्टेड टू इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट, राइट? तो पीयूष गोयल वाज सेइंग कि इससे शायद अमेरिका might get very upset with India and raise India's tariffs. तो ये भी एक, I mean, there is also going to be, जैसा ब्लैक मार्केट जो कहते हैं नाम डोमेस्टिक में, जीएसटी की वजह से, जैसा आप एग्जांपल दे रहे थे कच्ची रसीदें, so we might be now creating a global black market as a result of this differential tariffs. No, you are right. There will be, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जिन देशों का एक्सपोर्ट शेयर इन जीडीपी ज्यादा है, भारत से ज्यादा है, वो हर किस्म के हथकंडे अपनाने की कोशिश करेंगे कि हमारा मार्केट शेयर वैसे में कम ना हो, और अगर कम होता है तो हम दुनिया भर में बेचें। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें हाथापाई बहुत से देशों के बीच में भी बढ़ेगी। जी हाँ, there will be an attempt to compete against each other, which will hurt all emerging market economies. It's not going to be very helpful, which will also have a damaging impact
on growth prospects and hence it will cause recession. तो ये जो भी कर रहे हैं, देखिए ये दुनिया के लिए मुफीद नहीं है, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए मुफीद नहीं है, और ये जितनी जल्दी इनको सद्बुद्धि आए उतना ही दुनिया भर के लिए अच्छा होगा. जी हाँ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन इंटरेस्टिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन. आपसे बात करने में हमेशा मज़ा आता है, काफ़ी चीज़ें मैं सीखता हूँ और हमारे सुनने वाले भी सीखते हैं. तो प्लीज़ आप लोग जिन्होंने कॉन्वर्सेशंस देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ. और डॉक्टर मेहरोत्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन कॉन्वर्सेशंस. Great pleasure, sir. थैंक यू.